नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। आपने मुझे शाम को भी पकड़ लिया। मुद्दा ऐसा था कि मुझे लगा कि आप ही से बात की जाए तो मजा आएगा। दरअसल आप ये समझाइए कि ये जो अभी नूह में आपने सुना होगा कि कुआं पूजन करने के लिए कुछ महिलाएं गई थी, उन पर भी पथराव हो गया। तो नूह के लोगों ने या मेवात के लोगों ने पुलिस के डंडे का अभी तक सबक नहीं लिया जो उनको अभी पड़े थे 2 महीने पहले ही। अंजू जी, मैंने कल भी आपको बोला था एक शो में, कुछ पूंछ ऐसी होती है जो कभी सीधी हो ही नहीं सकती। ये जन्म से ही टेढ़ी पूंछ है। इसको बार बार मारने के बाद भी कोई असर नहीं होगा। और स्पेशली जो नू के लोग हैं, आपको देखिए, ये अपने आप को भारतीय बोलते ही नहीं है। 1947 में भी इन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान जाने दो, हमने यहाँ पर नहीं रहना। ये तो हमारे ही जो निकम्मे कांग्रेसी हुक्मरान थे वहां पे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, इनको यहीं रहने दो। और तब से ये हमारे लिए नसूर बने हुए हैं। और जो देखिए, अब जैसे इन्होंने हरकतें शुरू कर दी हैं सिर्फ इसलिए, इन्हें मालूम है कि भाई हम एक जैसे बोलते हैं कि समूह में आते हैं ये लोग, दंगे करते हैं और उसके बाद ये हंसते रहते हैं, क्योंकि इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि बचपन से ही ट्रेनिंग है। जो जिन लोगों ने अभी ये हरकत करी, वो भी यंग यंग लड़के हैं। और जब इनका कोर्ट में जाएगा भी केस, अब देखिए फर्क क्या पड़ता है। ये बोलेंगे ये तो नाबालिग हैं, इन्हें समझ नहीं है, और इन्हें कोर्ट भी छोड़ देगी। अब इन्होंने ये पैंतरा नया शुरू कर लिया कि कोर्ट का जो वीकनेस है उसे ये अपने फेवर में यूज कैसे करना है। इन्होंने इस चीज को गेम को समझ लिया है। जैसे कई बार जो बड़े लोग जो होते हैं, इनके जो एडल्ट हैं, वो अगर किसी का खून करेंगे तो 22 25 50 बार उसको चाकू मार देंगे कि ये कोई नॉर्मल आदमी तो कर नहीं सकता, इसकी मानसिक हालत खराब है। अब जो पत्थर मारे हैं बच्चों से मरवा दिए, और फिर बाद में मौलवी आया था भी कोई बात नहीं, बच्चों ने गलती कर दी, इन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन अब हिंदू है, ये माफी के मूड में ही नहीं है। आपने देखा गुजरात में भी इन्होंने पत्थरबाजी करी, वहां पर लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस ने आकर इन्हें शरिया लॉ के हिसाब से डंडे मारे। जो शरिया लॉ की बातें करते हैं उनको शरिया लॉ के हिसाब से ही डंडे मारे गए, चौराहे में खड़े होकर। और वहां पर जो हिंदू खड़ा था उन सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ये अभी कल की हरकत है। और उज्जैन के अंदर भी इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। लोगों ने पकड़ के अच्छी तरह मारा इनको, और इनको बोला कि अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतना प्यार है, प्लीज गो बैक, गो टू पाकिस्तान। हमारे देश में गंद डालने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हिंदू भी जागरूक है। पहली बार मैंने देखा है हिंदू को कि वो इकट्ठा होके आता है, जैसे ये इकट्ठे होके आते हैं। अब हिंदुओं ने भी अपनी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए इकट्ठे होके आते हैं और फिर हल्ला करते हैं। और इन्हें जब तक सबक नहीं मिलता ये हटते नहीं है। देखिए, हमने पहले भी सबक सबर किया। हमारी लेडीज ने जो वहां पे जा रही थी पूजा करने के लिए, इनके ऊपर पत्थर मारे गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब वापस आ रही थी फिर इन्होंने दोबारा से पत्थर मारा, जिसमें वो जख्मी हुई है। अब इन्होंने बोला कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। देन दे वेंट और एफआईआर लिखवाकर, एफआईआर लिखवाई है, पुलिस की कार्रवाई करी है, उन लड़कों को पकड़ा गया है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में जाकर इनको रिहा कर दिया जाएगा नाबालिग बोलकर। इनको तो शरिया लॉ के हिसाब से जैसे गुजरात में किया है वैसे डंडे मारने पड़ेंगे पुलिस की तरफ से। मैं पहले बार बार बोल रहा हूँ, पुलिस की तरफ से इनको शरिया लॉ के हिसाब से इनको पनिशमेंट मिली है। तभी ये वहां पर 2002 से लेकर अब तक बंदे से पुत्र बने हुए हैं। और जब तक ये काम इनको पूरे देश में नहीं होगा, ये सुधरेंगे नहीं। ये पूंछ सीधी नहीं हो सकती। सर, इतने सी तो एक्सपेक्टेशन है सब लोगों से जो इस देश में रहते हैं, जो किसी भी देश में रहे, कि जहां रहते हैं उस जमीन से प्यार करें, उस देश से प्यार करें, उसका मान सम्मान करें। यही तो एक्सपेक्टेशंस है। इससे ज्यादा तो कोई कुछ उम्मीद करता भी नहीं है। पर आप जिस देश में रहते हैं उस देश, वो कहते हैं ना, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। तो ये तो किसी भी देश में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंजू जी देखिए, जो देश से प्यार होता है वो तब होता है जब आप उसको अपनी धरती माने। जब ये बोलते हैं कि हम तो अरबी हैं, हम गजवी हैं, हम तो तुगली हैं, हम तुर्की हैं, ये कभी भी अपने आप को भारतीय नहीं बोलते। और इसीलिए इनको अपनी धरती से, इस भारत माता से प्यार नहीं है। और ये बोलते हैं कि भारत माता की जय बोलना हराम है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारी धरती को अपना माना ही नहीं। ये क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि हम यहाँ पर इन्वेडर थे, हमारे पूर्वज, और हमने यहाँ पर फतेह पानी है, इसीलिए इस धरती को प्यार नहीं करते और यहाँ पर अमन शांति से नहीं रहते। और दूसरा इनका मिशन मकसद होता है कि भाई किस तरह से जो यहाँ पर है हम दंगे करें, हम इस कंट्री को टेक ओवर करें।
और अपना राज यहाँ पे फैलाएं। आप इनका ये नहीं है कि सिर्फ भारत के साथ है, ये जिस कंट्री में रहते हैं वहां पर पहले ये दुखी होते हैं, फिर बोलते हैं दूसरों को कि हमें यहाँ पे जगह दे दीजिए। जैसे मिडिल ईस्ट से लोग निकल निकल के कभी सीरिया से, कभी पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, ये सारे चले गए यूरोप में। अब वहां पर इन्होंने यही हरकतें शुरू कर दी हैं कि ये पहले तो रो पिट के जाते हैं कि भैया हमें जगह दे दीजिए, हम मर रहे हैं वहां पर, भूखे मर रहे हैं। और जब इन्हें जगह मिल गई, अब वहीं पर जाकर इन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, हमें यहाँ शरिया लॉ चाहिए, हम आप गोरों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे। इनका स्यापा सिर्फ इंडिया में नहीं है, इनका स्यापा पूरी दुनिया में है। अब तो जो अरब वर्ल्ड है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि आप लोग बेवकूफ हो जो इनको जगह देते हो, हम तो देते नहीं, हम तो अपनी कंट्री में जगह नहीं देते। आपने कभी सुना है कि सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि चलो जी पैलेस्टीन के लोग हैं हम अपनी कंट्री में ले आते हैं, पाकिस्तानियों को हम अपने यहाँ पर नागरिकता दे देंगे? कभी भी सुनेंगे नहीं। और अभी ओपनली बोलते हैं कि आपने ह्यूमन राइट्स के चक्कर में इन गधों को, जानवरों को जगह देनी शुरू कर दी, ये कभी भी आपके नहीं बन सकते। हम इनको कभी जगह नहीं देते क्योंकि हमें इनका डीएनए मालूम है, ये सिर्फ गंद डाल सकते हैं, वो ओपनली बोलते हैं अभी। और वो अरबी जो है हमारे ऊपर हंसते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स के चक्कर में इनको पनाह देते हो और फिर दुखी होते हो। हमारी तरह काम करो। जैसे ही पकड़ा उन्होंने कि यहाँ पर भिखारी सारे पाकिस्तानी हैं, सारे भिखारी को उठा के बाहर फेंक दिया। नागरिकता वो भी दे सकते थे, जैसे यूरोप वाले करते हैं, तरस खा लेते हैं, उनको मकान देंगे, पैसे देंगे कि चलो आप जिंदगी चला लीजिए। ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, अगर इतना ही ह्यूमन राइट्स का चक्कर था इनका मुस्लिम वर्ल्ड का, तो ये उम्मा की कंट्री क्यों नहीं रखती इनको? नहीं रखते, बिकॉज ये किसी भी कंट्री में जाकर उसे अपना मानते ही नहीं है, इसीलिए इनको धक्के पड़ते हैं सारी दुनिया से। और भारत को भी यही फॉर्मूला अपनाना चाहिए। मैं तो बार बार अपने वीलॉग्स में बोलता हूँ, आपके साथ भी, जितने ये बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या वाले हैं, जब आपको इनको पकड़ पकड़ के बाहर फेंकोगे, जिस दिन आपने ये काम करना शुरू कर दिया, ये उसी दिन ठीक होंगे। तब तक ये हमारे ऊपर पत्थर भी मारेंगे, हमारे ऊपर हंसेंगे भी, और सारे लॉज को ये तोड़ेंगे और अपने फेवर में यूज करेंगे। यही इनकी ट्रेनिंग है। इनका हल एक ही है, जो सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट वाले करते हैं, इन्हें जगह ही ना दो, इन्हें वो स्पेस ही ना दो ताकि ये अपनी हरकतें करें। शरिया लॉ चाहिए इनको, शरिया लॉ इनके ऊपर ही लागू करें। शरिया लॉ की आप बात करें, शरिया लॉ तो इनको सिर्फ वो चाहिए जहां पर इनके तलाक या उसके मामले जो है वो बने रहे। बाकी मामलों में तो अगर चोरी चक्का हो जाए फिर तो ये कहते हैं कि नहीं, हमें इंडियन पिनल कोड के हिसाब से सजा दी जाए, तब ये शरिया लॉ की बात नहीं करते हैं। भाई अगर आप शरिया लॉ की बात करेंगे तो चोरी करने पर आपका हाथ ही कटेगा ना, यही यही कहता है ना शरिया लॉ। लेकिन वो लॉ इनको नहीं चाहिए। इनका दोगलापन है, यही तो दोगलापन है इनका। वही इनको तलाक और निकाह के लिए चाहिए। हाँ, यही तो दोगलापन है कि भाई जिस जगह पे आपको फायदा होता है उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज आप एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप सोच के देखिए, जब सीएए था, इन्होंने बोला सारे धर्मों को आप एक मानो, आपने मुसलमानों को क्यों निकाल दिया उस लिस्ट में से? अगर आपने हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख सबको आपने यहाँ पर सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो मुसलमान जो अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, जो भारत में आना चाहते हैं, उन्हें भी आप यहाँ का सिटीजन बनाइए। सारे रिलीजन एक होने चाहिए। तो फिर यूसीसी में आप हल्ला क्यों करते हो? उसमें बोलते हैं कि सारे रिलीजन एक नहीं हो सकते। यही दोगलापन इनका है, जो जहां पर इनको फायदा दिखता है अपना, वहीं पर ये बोलते हैं हमें ये वाला लॉ चाहिए, अदरवाइज दूसरा लॉ चाहिए। भाई अगर आपको शरिया लॉ चाहिए तो जिस कंट्रीज में शरिया लॉ है आप चले जाइए, आपको कौन रोकता है? भारत में रहना है तो भारत का ही संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, और हमारा पीनल सिस्टम लॉ का, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से। और अभी आपने रोहिंग्या की बात की, तो आप देखो ना, ये जो नू मेवात का इलाका है, जब यहाँ पर पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी, याद कीजिए, तब जो बवाल हुआ था, वो जो यात्रा के ऊपर इन्होंने पथराव किया था, कितना कुछ हुआ था। उसके बाद जो कार्रवाई हुई थी उसमें कितने सारे रोहिंग्या पकड़े गए थे, और वहां से तो किस तरह का साइबर क्राइम चलता है। देखिए, इनका जो डीएनए है वो कभी भी मेहनत करने का नहीं है। आप कभी देख लीजिए, जितने भी इनकी कंट्रीज हैं जहाँ पर ये मेजोरिटी में है, वहां पर कहीं भी सुख शांति नहीं है, वहां को बिजनेस नहीं है। ये तो एक जिसको बोलते हैं कि कुदरत की तरफ से इनको तेल मिल गया, नहीं तो ये गधों पे थे, गधों पे ये हजारों साल रहे। उसके बाद इन्होंने जो तेल निकला है, इन्होंने पिछले 100 सालों में तरक्की देखी है, पैसा देखा है। नहीं तो हर जगह पे वहां पे गंद पड़ा हुआ है जहां जहां पे ये है, और लड़ाई झगड़ा ही है, और कोई भी बिजनेस नहीं है इनका।
बिजनेस क्या है? लूट मार, साइबर क्राइम्स। और नू तो एक गढ़ था साइबर क्राइम का। जो लड़के पकड़े भी गए वो सारे के सारे साइबर क्राइम में थे। अभी तो जो क्रिमिनल्स जो वो थे उनको तो इन्होंने, हमारे मानवीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें रिहा कर दिया कि नहीं, ये चलो नाबालिग है, अभी छोड़ दीजिए, एक मौका दे दीजिए। क्योंकि वो सॉफ्ट रहते हैं इनके साथ, शांति दूतों के साथ। उनको लगता है ये बहुत बड़े शांति दूत है, जिस दिन इनके घर में पहुंचेंगे शांति दूत, उसी दिन इनको कोर्ट वालों को समझ आएगी। चलिए, हम भी वेट कर रहे हैं उस दिन की, ये एक दिन उनके घर में पहुंचे तो फिर पता लगेगा कि ये कौन सी कौम है। एज फार एज ये सीधे हो जाएंगे, ये कभी भी हो नहीं सकते। देखिए, वहां पर इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी 70-80% है नू के अंदर, वो शुरू से रही है। और इन्होंने शुरू से ही वहां पर गंद डाला है, हिंदुओं का जीना हराम कर दिया। ये तो मोदी सरकार के आने के बाद लोगों ने, सोशल मीडिया आया, सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया, तो इनकी जो पर्दे हैं वो फाश हो रहे हैं। भारत के जो लोग हैं वो पहचानना शुरू कर दिया कि इनका तरीका क्या है। झुंड में आएंगे, पत्थर मारेंगे, उसके बाद अंदर आके छुप जाते हैं और पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। लेकिन अब टाइम चेंज है, लोग बाहर आते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं, इसलिए इनको अब जैसे गुजरात में डंडे मारे गए, मैं कहता हूँ मजा आ गया देखकर। यही इनके साथ करना चाहिए, तभी ये ठीक होंगे। और ये जो शक्ति है, लोगों का एक ही फर्ज है कि आप जाकर जो राइट अथॉरिटीज हैं उनको जाकर इन्फॉर्म करें। खुद अपने कम्युनिटी को बचाने के लिए आप खुद इकट्ठे होकर आए। नंबर्स की गेम ये खेलते हैं, आप भी नंबर्स की गेम खेलिए। आप जब झुंड बना के आएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, और पुलिस को भी आपकी बात, और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को भी आपकी बात सुननी पड़ेगी। हिंदू कभी इकट्ठा होता ही नहीं था, इसलिए गाली भी खाता था, पत्थर भी खाता था। अब पत्थर तो नहीं मारते हम लोग, लेकिन डंडे जरूर लगवाते हैं पुलिस के थ्रू। जैसे गुजरात में किया, उज्जैन में किया, अब नू की बारी। सुमित जी, हम तो फिर ये कह रहे हैं कि जो अपराधी है, जो अपराध करता है, उसका मजहब क्या है, धर्म क्या है, इससे कोई लेना यस, देना नहीं है। भारत के यस। संविधान में जो सजा का प्रावधान है वो आपको मिलेगी। अगर आप कह रहे हैं ना कि डंडे पड़े गुजरात में या उज्जैन में, तो वहां पर नियम कायदों के हिसाब से जो भी अपराधी होता उसका वही हाल होता। आप सिर्फ धर्म के आधार पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन वो क्या है कि अब जैसे एक नया प्रोपेगेंडा लेकर आ गए हैं आप, ये जो नू में भी तो नाबालिग बच्चों ने हरकत को अंजाम दिया, तो अब तो आप कह रहे हैं कि एक ट्रेंड हो गया इनके बीच में कि नाबालिगों से हरकतें करवाओ और बाद में वो अदालतों से छूट जाएंगे, तो ये तो और ज्यादा खतरनाक है। देखिए, ये सारी चीजें इन्होंने सीखी हैं हमास से। हमास के जो लोग थे वो जब हम्म। इसराइल में गए हैं, वहां पर आपको जानकर हैरानी होगी, 9-9 साल के, 8-8 साल के लड़के थे जो मोटरसाइकिलों पे गए और उन्होंने जाकर लोगों के गर्दन काटी। और उसके बाद जैसे उन्होंने आकर दिखाया लोगों को, देखिए माँ, मैं कितना महान काम करके आया हूँ, मैंने इतने इजरायलियों को मार दिया। जब अब और सेकेंडली, उन्हें मालूम है कि ह्यूमन राइट्स के चक्कर में, और ये जो ये बुर्का डालते हैं ह्यूमन राइट्स का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, उसके चक्कर में हम बच भी जाएंगे अगर हमारे ऊपर केसेस बनाए गए। क्यों? वीडियोस के अंदर वो सारी चीजें इसराइल ने दिखाई हैं। या देखिए, आप बोलते हैं कि ये बच्चे, ये इनको इनको हम मार रहे हैं, यही बच्चे तो आए थे हमारे पास मारने के लिए, अब किस तरह से इनको छोड़ दें हम लोग? लेकिन इन्होंने ये जो रूल्स हैं, उन रूल्स को इतनी अच्छी तरह से ये समझते हैं, कैसे उनको तोड़ना है, कैसे अपनी फेवर में यूज करना है। ये चीजें इन्होंने, इनको हमास ने सिखा दी हैं। अब ये सब जगह पे, नॉट ओनली इन इंडिया या इन इसराइल, दे आर डूइंग इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी यूके में इन्होंने टेक ओवर कर लिया 10 डाउन, जो डाउनिंग स्ट्रीट है, जो प्रधानमंत्री का जो निवास है, उसको इन्होंने घेरने की कोशिश करी, और इतने नंबर्स में आ गए कि पुलिस को भागना पड़ा वहां से। आप देखिए, ये घेराबंदी पूरी दुनिया में करते जा रहे हैं। जर्मनी के अंदर इन्होंने करने की कोशिश करी, लेकिन जर्मनी ने वहां पर 54 जगह पर कल ही छापेमारी करी है, इन सबको पकड़ा है। और ये सारे के सारे तारे इनकी ईरान से जुड़ी हुई थी, इन्हें ईरान वापस भेजने की तैयारी कर रहे हैं। सो दुनिया समझ रही है, दुनिया सख्ती से इनके साथ निपट रही है। शुरू कर दिया है। ह्यूमन राइट्स के बारे में कोई अब सुनने को तैयार नहीं है। पहले सुनते थे, बेवकूफ बन गए, अब कोई भी बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। मुझे पता नहीं लगता कि मोदी जी अभी भी क्यों बेवकूफ बनते जा रहे हैं। क्यों नहीं योगी मॉडल पूरे भारत में इंप्लीमेंट करते और परमानेंट इलाज करते। और दूसरा, अभी जो एनआईए ने 10 राज्यों में छापेमारी की कार्रवाई की थी, रोहिंग्यास को जो भारत में एक साजिश के तहत अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर आर्मी कैंप्स के आसपास जो बसाया जा रहा है, उस सिलसिले में 47 या 48 दलालों को पकड़ा था, हालांकि उनकी तादाद बहुत ज्यादा होगी।
तो आपको लगता है कि उस दिशा में अब काम होना शुरू हो गया है, या उस कार्रवाई का कुछ असर होगा, लगता है आपको? देखिए ये शुरुआत है। आपने 47 पकड़े हैं, तो बाकी के हैं वो थोड़े से सतर्क हो जाएंगे। दे विल नॉट डू दैट थिंग्स वेरी ओपनली। पहले तो बड़ा ओपनली काम होता था, जैसे इन्होंने दिल्ली में और तेलंगाना में, इवन कर्नाटका के अंदर, हैदराबाद में तो कितनी देर से हो रहा है, केरला के अंदर, वेस्ट बंगाल में, सब जगह इन्होंने, हर स्टेट में इनके सेल्स हैं। मुझे लगता है जो हर एक स्टेट का जो सेल का हेड है उसको पकड़ा है अभी, और अब उसको पकड़ के जब उसकी चीखें निकलेंगी तो बोलेगा कि बाकी और कौन लोग हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं और जो तारे हैं वो तोड़ी जाएंगी, काटी जाएंगी, ताकि ये इतना फ्री हैंड इनको ना दिया जाए। बट बहुत काम करना बाकी है। आप देखिए जैसे जर्मनी में, अभी मैंने बताया आपको, जर्मनी के अंदर ये 1953 में शुरू हो गए थे वहां पर इस्लामिक अपना निजाम खड़ा करने के लिए। पहले एक मस्जिद बनाई, उसको बड़ा अच्छा सा नाम दे दिया, ब्लू मस्जिद। उसके बाद उस पर एजेंडा शुरू किया कि जो ईरान का एजेंडा है, मुसलमानों का एजेंडा है। ऐसा करते करते अपने लोकल लोगों के साथ मिलना शुरू किया, उनको मिक्स किया, उनको कन्वर्ट करना शुरू किया। आज 70 सालों बाद आप देखिए हाल क्या है, कि वहां पर जर्मनी में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। उनको सारे सभी लोगों को शरिया लॉ चाहिए। तो ये इनका जो गेम प्लान है, बहुत लंबा गेम खेलते हैं ये लोग, 20-25 साल की। अभी आपको मालूम है भारत के अंदर भी, जैसे पीएफआई वालों ने बोला कि 47 में हम इसे इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। आप सोचिए, देखिए 15-20 साल से लगे हुए हैं, अभी 25 साल का और प्लान है, 40-50 साल का प्लान लेके चलते हैं। हिंदुओं के पास प्लान क्या है? उनके पास प्लान ये होता है कि मेरे आज जो मेरी जिंदगी है वो अच्छी चल जाए, मेरे उसके बाद 5 सालों बाद मेरे बच्चों की जिंदगी अच्छी निकल जाए, ये अच्छी नौकरी कर लें या अच्छा बिजनेस कर लें, और उनके आगे बच्चे जो हैं वो आगे अच्छा करें। दैट मीन्स हमारा जो प्लान है वो सिर्फ अपने लिए है, इनका प्लान है कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी को कैसे बढ़ाना है, कंट्री को टेक ओवर कैसे करना है, और झंडे को कैसे चेंज करना है उस कंट्री के। तो इनकी जो प्लानिंग है बहुत लंबी होती है। पीएफ ये जो हमने एनआईए ने जो काम किया है भारत में अभी 47 लोगों को पकड़ने का, मेरा अपना मानना है बहुत छोटा नंबर है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता इसका शिकंजा कसा जाएगा। देखिए इसका लाइव एग्जांपल हमारे पास है। 370 हटने के बाद हमने कुछ चंद लोगों को जेल में डाला, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने चीखें निकालते हुए हमें बताया कि कहाँ कहाँ पे उनके सेल्स हैं, कहाँ पे उनके स्लीपर सेल्स बैठे हैं, कहाँ पर हथियार हैं, कहाँ से तारें जुड़ी हुई हैं। हमने उन तारों को काट दिया। जैसे ही इकोसिस्टम जो था इनका, उसको हमने खत्म किया है, तहस नहस किया है। आज कश्मीर में क्या हो रहा है? दिवाली मनाई जा रही है। जो कांग्रेसी बोलते थे वहां पे बम फटेंगे, वहां पर बम तो फटे, लेकिन दिवाली के, वो भी जश्न के। और यही फर्क है। आई हैव अ क्लियर विजन राइट नाउ कि जो मोदी जी कर रहे हैं, या जो हमारे अमित शाह जी ने किया है अभी एनआई के थ्रू, कि इनको पकड़ा है, अब इनकी तारें एक एक करके तोड़ी जाएंगी। लेकिन दिक्कत वो नहीं है कि हम तारे काटेंगे। तारे तो अब जो फ्यूचर से लोगों ने आना है, रोहिंग्या वालों ने, बांग्लादेशियों ने, उनकी तोड़ेंगे। जिनको आपने राशन कार्ड दे दिया है, यहाँ पर बता दिया है, सारी रेलवे लाइनें आपने कवर कर दी हैं, उनका क्या करोगे? उनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? उनको धक्के मार के यहाँ से बाहर कैसे निकालोगे? भाई बांग्लादेशी आपकी कंट्री में 4 से 5 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, और उनको उनको क्या लगता है आपको? उनको भारत से प्यार है? बिल्कुल भी नहीं। उनका एक ही सपना है कि हमने यहाँ पर इस्लामिक कंट्री बनानी। तो इसलिए आपका एक ही काम है, इन्हें आइडेंटिफाई करें, इन्हें एक एक करके बाहर धक्के मार के निकालें, जैसे कि पाकिस्तान ने अफगानियों को अपने कंट्री से बाहर निकाला। यही एक हल है, और कोई हल नहीं है। हल तो यही है। अब आप देखो ना, सीए या एनआरसी की बात जब हुई थी, कैसे हंगामा हुआ था, और उसमें हमारे ही अपने देश के कितने पैरोकार इनके साथ खड़े हो गए थे एजेंडा लेके। याद कीजिए कैसे सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच गया था। जबकि अगर पाकिस्तान की बात करें सुमित जी, तो वहां पर तो पूरा का पूरा देश एक साथ था। अफगानियों को देश से बाहर किया गया, किसी ने चू तक नहीं की। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तो छाती पीटने वाली भी एक लंबी चौड़ी जमात है, एक इकोसिस्टम है जो इनको फलता फूलता देखना चाहता है सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए। देखिए अर्जुन जी, पहली बात आपने जैसे पाकिस्तान की बात करी, वहां पर जो हेड है कंट्री का, वो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट नहीं है, वो आर्मी चीफ है। और वहां पर बोलने की आजादी नहीं है जैसे भारत में है। आर्मी चीफ ने बोल दिया इनको उठा के बाहर फेंकना है अफगानियों को, कोई बोलेगा नहीं, कोई भी इसकी नेगेटिव कवरेज नहीं करेगा। जब एक इंस्ट्रक्शन चली गई तो किसी की मजाल नहीं है कि वो आर्मी चीफ के अगेंस्ट चला जाए और इस डिसीजन के खिलाफ कोई भी आर्टिकल लिखे, कोई वीडियो बनाए,
कोई भी अपना ओपिनियन दे। इसलिए जो आप ये कहती हैं कि वहां पर किसी ने चू नहीं करी, क्योंकि अगर वो चू करते तो परमानेंटली चू चू ही करते, इसलिए उनको उन्होंने चू नहीं करी। भारत की तरह नहीं है कि गली गली में गद्दार हैं और सारे गद्दार इनके यार हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये जो नैरेटिव्स बनाते हैं, हमारा आधे से ज्यादा तो मीडिया वाला बिका हुआ है, जो ऐसे एजेंडाधारियों के से पैसे लेते हैं और इनकी स्टोरीज बनाते हैं। जब तक आप सख्ती से इनको निपटेंगे नहीं और ऐसे ही रूल्स नहीं लगाते कि जो देश के गद्दारी करेगा या देश के खिलाफ जो भी कार्रवाई है उसको बढ़ावा देगा, उसको सपोर्ट करेगा, दे आर एज वी विल ट्रीट देम एज टेररिस्ट ओनली। जब तक आप उनको क्लियर कट ये इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे तो देश के अंदर, जैसे पाकिस्तान ने दिए, देखिए हमारा उनके साथ दुश्मन है, हमारा नंबर वन, हम समझते हैं पाकिस्तान को, लेकिन जहां पर उन्होंने काम कुछ सही किया है हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो अफगानिस्तान के साथ या अफगानियों के साथ उन्होंने किया है वो सही है गलत है वो उनका मैटर है, उनकी कंट्री है, लेकिन तरीका सही है। आपको लगता है कि इलीगल है, बाहर जाने चाहिए, आपने निकाल दिए, जी स्टैंड विद यू, और किसी को उन्होंने बोलने की इजाजत नहीं दी। भारत को यही काम करना चाहिए और जो बोले उसे अंदर कर दीजिए। भाई अगर ये दुहाई देते हैं डेमोक्रेसी की, जब इंदिरा गांधी थी तो जब 77 में उसने इमरजेंसी लगाई तो तब क्या था, तब भी तो जो उसके अगेंस्ट बोलता था उसे जेल में करते थे। और बड़े पप्पू जवाहरलाल नेहरू, क्या उनको उन्होंने उनके खिलाफ जिन्होंने बोला उनको उन्होंने जेल में नहीं किया? भाई 47 से लेकर 14 तक कोई भी आदमी इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, इन्होंने उनको पकड़ के जेल में किया या उन्हें मार ही दिया परमानेंटली। तो अगर ये कर सकते हैं हम क्यों नहीं कर सकते इनके साथ? और हमें ही हमेशा डेमोक्रेसी की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई क्यों दी जाती है, इनके टाइम पे क्यों नहीं होती? दैट मीन ये दोगलापन, ये कांग्रेस, ये भी इसी अशांति जो कौम है उससे कम नहीं है। ये वही दोगलापन उनसे सीखकर हमारे कंट्री में हमारे ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। इनको भी सालों को पकड़ के अंदर करना। आप जो दोगलेपन की बात कर रहे हैं उसकी इंतहा याद कर लीजिए। यूपी के जमाने में तो एक ऐसा कानून इस देश में आने वाला था जिसमें अगर दो समुदायों के बीच में झगड़ा होता तो जो माइनॉरिटी है वो तो बच जाती, भले ही वो ये करती तो आरोप सीधे मेजॉरिटी पर आता, हिंदुओं पर आता। ऐसा कानून भी लेकर आने वाली थी कांग्रेस, याद कीजिए कि अगर मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में कोई झगड़ा होता तो हिंदुओं पर ही आरोप आता। वो तो उस वक्त बीजेपी ने रायता फैला दिया था जिसकी वजह से वो आया ही नहीं संसद में वो बिल, वरना ये कांग्रेस ने तो ये इंतजाम भी कर लिया था परमानेंटली। भाई आप देखिए जो माइनॉरिटीज बिल ये नेहरू जी लेके आए थे जवाहरलाल, वो भी क्या था कि भाई आपने और सरदार पटेल ने मना किया था इनको कि मत लेके आना, अगर तुम लेकर आए मैं कांग्रेस से रिजाइन कर दूंगा, नहीं लेकर आए। पटेल के जाने के बाद वो बिल आया है और बिल में एक ही है कि भाई मुसलमान सुप्रीम है, सेकंड ग्रेड सिटीजन हिंदू है इस कंट्री में। हिंदुस्तान में कमबख्त इन कांग्रेसियों ने 47 से लेकर अब तक हमें सेकंड ग्रेड बना के रखा, इसलिए इनको आग लगती है जब अब हम अपनी कंट्री को रिक्लेम कर रहे हैं, अपने धर्म को उसी लेवल पर लेके जा रहे हैं जो ये डिजर्व करता है। ये हमारी धरती, हम जो मर्जी करें। आपको नहीं अच्छा लगता, मैं बार बार बोलता हूँ, जिसे भारत नहीं अच्छा लगता, जिसे भारत माता की जय बोलने में घिन आती है, देश छोड़ के बाहर निकल जाइए। आपको हमारी जरूरत नहीं, हमें आपकी जरूरत नहीं। देश हमारा, हम यहीं रहेंगे और इसको वैसे ही चलाएंगे जैसे हम चलाना चाहते हैं। आपके पास तो 57 और कंट्रीज हैं, ये कांग्रेस को बोल रहा हूँ मैं, आपके पास तो 57 कंट्रीज हैं, बहुत पैसे कमा लिए अपने 75 सालों में, जहाँ मर्जी चले जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से, और हमें तंग करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी कंट्री में कुछ भी चीज अब बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हिंदू के खिलाफ है। दिस इज फुल एंड फाइनल राइट नाउ। बिल्कुल। और आप ये देखिए वंदे मातरम बोलने पे कितने बवाल हो जाते हैं, कई बार एमसीडीज में पार्षदों के बीच बवाल हो जाता है, विधायकों के बीच में कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। तो अब जिस जमीन पर रह रहे हैं सर, मैं तो बार बार कहती हूँ, जिस जमीन पर चल रहे हैं, जिसका अन्न खा रहे हैं, जिसका हवा पानी ले रहे हैं, उसका वंदन करने से परहेज क्यों? और दूसरा आपने कहा कि पूरे देश में योगी मॉडल होना चाहिए, तो मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि अभी मेवात में इतना बवाल हुआ था, इतनी बड़ी पैमाने पर कार्रवाई हुई थी, वहां पर भी बुलडोजर चला था, घर गिराए गए थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ ही महीनों में ये सब दोबारा देखने को मिल रहा है छोटे बच्चों के जरिए। तो क्या मतलब है इसका? इस पर तो मतलब सीधा सीधा है कि वहां पर नकेल पूरे तरीके से नहीं कसी गई। अंजू जी, पहले आपने बोला कि वंदे भारत, वंदे मातरम वंदे नहीं बोलते ये मातरम। लोग, वंदे मातरम नहीं बोलते हैं ये लोग,
इन्हें लगता है कि ये हराम है, और इसलिए वंदे भारत के ऊपर भी ये पत्थर मारते हैं कि बड़े मजा आता है हमें वंदे भारत के ऊपर पत्थर मार के। क्यों? क्योंकि ये हमारी तरक्की की ट्रेन है, इन्हें तरक्की से मतलब ही नहीं है। भारत की तरक्की होती है, इनको जलन होती है। जितनी हम तरक्की करेंगे उतना हिंदू भी स्ट्रांग होगा, ये वो चाहते ही नहीं है। ये इनकी प्रॉब्लम है, ये मानसिकता की प्रॉब्लम है, तो बचपन से इनके अंदर भरी जाती है। और देखिए, हम हिंदुओं में एक ही चीज है, हम जहां जाते हैं हम तरक्की लेकर आते हैं। आप देखिए अमेरिका में हम सिर्फ 1% लोग हैं, लेकिन 6% से ज्यादा इनकम टैक्स भारतीय जो है वो भरते हैं, और उनमें ज्यादातर सारे के सारे मेजोरिटी वो हिंदू हैं। आप यूरोप ले लीजिए, यूके ले लीजिए, अभी चाइना के अंदर भी हमारे जैसे लोग यहाँ रहते हैं, वी पे अवर टैक्सेस और पूरी तरक्की की बात करते हैं, और तभी हमारी इज्जत भी है इस कंट्रीज के अंदर। और जो नू में हमने बोला कि ये जो हरकतें करी इन्होंने, इनकी नकेल नहीं कसी गई। गवर्नमेंट ने नकेल कसने की पूरी कोशिश करी, कसी भी, लेकिन इनको रिहा कर दिया गया ऑनरेबल जजेस ने। तो उसमें फिर गवर्नमेंट थोड़ी सी बैक फुट पर आ जाती है। मुझे लगता है कि ये पूरा जो इकोसिस्टम इन्होंने टेक ओवर किया हुआ है इस अशांति वाली कॉम ने, कि बेशक वो हमारी एजुकेशन हो, हमारे कोर्ट्स हो, गवर्नमेंट हो, ऑपोजिशन हो, आप कोई भी चीज ले लीजिए, उसके अंदर इनकी घुसपैठ है। और जब तक ये सारे चीजों को आप चेंज नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट भी लगी हुई है इनको टाइट करने के लिए, जैसे कोर्ट्स के अंदर इनके ऊपर भी नकेल कसी जा रही है अभी, और लगी हुई है गवर्नमेंट, वो नहीं होने दे रहे। लेकिन अभी जैसे गवर्नमेंट इतनी सख्ती से बाकी काम कर रही है, कोर्ट्स के ऊपर भी उन्हें बोला जाएगा कि भाई प्रेफरिज्म जो है आप करते हैं ये बंद करनी पड़ेगी आपको, एज पर रूल्स एंड लॉ जो बनता है वही कीजिए। मैंने तो मोदी जी को एक बार रिप्रेजेंटेशन भी दी थी अपने यहाँ से, कि चाइना के अंदर जो हमारे यहाँ कोर्ट्स हैं, यहाँ पर रॉबर्ट बैठा हुआ है जजेस की सीट के ऊपर, आप जाइए अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, विद इन 5 सेकेंड वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करके आपको जजमेंट इमीडिएटली दे देता है। 6 महीने के अंदर 60 लाख केसेस इन्होंने, 40 लाख या 60 लाख केसेस इन्होंने निपटा दिए। यहाँ पर पेंडेंसी जीरो है, पहली सिटिंग में आपको जजमेंट मिल जाती है। एज पर रूल है, कोई फेवरेट, कोई फेवरेट नहीं, कोई कम नहीं, जो रूल बोलता है उसके हिसाब से जजमेंट मिलती है। आप अपने अपने वहां पर क्यों नहीं कर देते? किसी वकील की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन ही सामने जज बैठा है, आप अपने घर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको जजमेंट आ जाती है। जब तक आप ऐसा, जब आपने सारा कुछ डिजिटल कर दिया पूरे भारत में, कोर्ट को भी कर दीजिए। परमानेंट सॉल्यूशन है आपके लिए। मैं आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से भारत की सरकार को दोबारा बोलता हूँ, आपने पूरे भारत को डिजिटल कर दिया, कोर्ट्स को भी डिजिटल कर दीजिए। ये जो फेवरेट बनते हैं ना, दिवाली पे पटाखे बंद करा दिए, होते कौन है ये सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि अगर पटाखे दिवाली पे बंद होंगे तो ईद पर बकरा भी नहीं कटेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। प्रदूषण तो यस, किसी भी स्तर का होता है। आपके नदियों नालों में भी तो जा रही है गंदगी, तो वो भी तो प्रदूषण है, उसे भी तो रोकिए ना। सिर्फ हवा में सिर्फ पटाखे चलते हैं दिवाली के दिन, उसी से प्रदूषण हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। अभी आप देखिए पराली जल रही है पंजाब में, उसका सारा प्रदूषण दिल्ली में आया हुआ है। गैस चैम्बर दिल्ली बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट भी छाते पीट रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर आखिर में कह दिया जाता है कि ये तो राज्य सरकारों का काम है, उनको करना चाहिए था। और दिल्ली अंजू और जी, पंजाब में की सरकार है, हमको पता है। अंजू जी, यू विल बी शॉक्ड। मैं पंजाब से आता हूँ। पंजाब ने, केजरीवाल ने सबको बोल दिया कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन है, मुझे घेरा जा रहा है, आप 10 दिन के लिए जलानी बंद कर दीजिए, पराली को रख लीजिए। जैसे ही दिवाली आएगी 12 तारीख को आप ये सारी पराली को जलाना शुरू करना, 12 को और 13 को, ताकि तब जब पूरा ये माहौल ये खराब हो जाएगा तो हम हिंदुओं के ऊपर डाल देंगे कि क्योंकि आपकी दिवाली में पटाखे बजाए, उसके कारण ये सारी जो पॉल्यूशन है ये हुआ है। ये इतनी गंदी गेम खेलते हैं हिंदुओं के खिलाफ, और हिंदुओं को समझ ही नहीं आता। आप सोच के देखिए षड्यंत्र कितने लेवल तक इन्होंने खेलने की कोशिश करी, ताकि सारी जो है प्रॉब्लम की जड़ हमारे ऊपर डाली जाए, पराली की कोई बात ही ना करे। इसलिए इन्होंने पराली 12 को और 13 को जलाई है। इतने घटिया लोग हैं ये लोग। और जब ऐसे लोग ऐसी चीजें या ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे तो क्या करेगा कोई भी। और जो कानून है वो तो सबूत के हिसाब से करता है, चलता है। तो उन्होंने जब देखा कि 11 तारीख को AQI क्या था और 13 को क्या है, तो बोलेंगे यस ये तो पटाखों के कारण हुआ है। यही प्रॉब्लम है कि ये लोग रूल्स को समझकर
सारी चीजें देखकर उसके हिसाब से गेम प्ले करते हैं, इसलिए इनको पकड़ना और इनको सजा देना या इनको बोले ना बंदे का पुत्र बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए स्पोर्ट्स जब तक आप डिजिटल नहीं करेंगे ये काम सीधा नहीं होगा। दिस इज द ओनली वे आउट फॉर यू। आप कह रहे हैं कि बंदे का पुत्र बनाना इनको थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि इस दिशा में काम हो रहा है। सबको जो संविधान के हिसाब से नहीं चलना चाहते हैं इस देश में रहकर भी, उन सबके खिलाफ लगाम कसी जा रही है। एनआईए ने जो छापेमारी की थी वो भी उसी का हिस्सा था। और मुझे लगता है ये जो आम आदमी पार्टी के नेता जो रायता फैला रहे हैं उस पर भी लगाम कसी जा रही। देखिए ना कितने सारे घोटाले सामने आ चुके हैं, किसी भी वक्त अरविंद केजरीवाल को न्योता मिल सकता है ईडी का। तो ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहते हैं ना धीरे धीरे होता है। और मोदी जी को तो आदत है कि वो खीर को ठंडा करके ही खाते हैं उस वक्त जब सामने वाला जिसे कहते हैं ना ऑफ गार्ड होता है, कि उसको पता ही नहीं क्या होने वाला है। तो ये वही सब हो रहा है, लेकिन देखते हैं इसका नतीजा भी जरूर निकलेगा। आपने इस पूरे मामले पर किस तरह से शांति दूत पूरी दुनिया में शांति फैला रहे हैं, मैं अशांति नहीं कह रही हूँ, शांति फैला रहे हैं, उस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। आपने मेरे लिए वक्त निकाला उस वक्त जब आप बहुत व्यस्त थे, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। वंदे मातरम।